म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में पिछले एक साल में मतलब पिछली गणेश चतुर्थी से लेके इस गणेश चतुर्थी तक कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ है। कुछ फंड्स ने तो कमाल ही कर दिया, जबकि कुछ बेचारे काफी पीछे रह गए। तो आज के इस प्रस्तुति में हम इसी उतार चढ़ाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर एक नजर डालिए, 30% से भी ज्यादा। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर कुछ गिने चुने फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को इतना जबरदस्त रिटर्न दिया है। ऐसे बाजार में जहां हर कोई बस थोड़ी सी बढ़त की उम्मीद कर रहा हो, ये आंकड़ा तो वाकई में हैरान करने वाला है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि यह कितना मुश्किल था। देखिए, कुल 509 इक्विटी स्कीम्स को ट्रैक किया गया और उनमें से सिर्फ 18 ही इस 30% वाले क्लब में शामिल हो पाईं। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई आम बात नहीं थी। तो सवाल उठता है कि भाई, ये 18 फंड्स कौन से थे और इनकी कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या था? और जब इन 18 विनर फंड्स को करीब से देखा गया तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आया। उनकी सफलता का राज हमारे घरेलू बाजार में नहीं, बल्कि कहीं और ही छिपा था। और ये जो पैटर्न सामने आया ना, वो काफी चौंकाने वाला था। इन सारे के सारे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में एक बात कॉमन थी, एक सीक्रेट था जो उनके इतने शानदार रिटर्न के पीछे की वजह था। और यकीन मानिए, ये वो वजह नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे। जी हाँ, सबसे बड़ा खुलासा यही है। इन बेहतरीन फंड्स में से ज्यादातर ने डोमेस्टिक मार्केट पर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल थीम्स पर अपना पैसा लगाया था। उनकी कामयाबी की चाबी भारत की सीमाओं के बाहर थी। तो आखिर ये फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे? उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से भविष्य पर टिकी थी। अमेरिकी टेक स्टॉक्स और नैस्डैक, चीन का तेजी से बढ़ता बाजार, दुनिया भर में बदलते कंज्यूमर ट्रेंड्स और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी नए जमाने की टेक्नोलॉजी। इससे एकदम साफ है कि इस एक साल में ग्लोबल मौकों ने घरेलू मौकों को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधे उन फंड्स के नाम और उनके जबरदस्त आंकड़ों को देखते हैं जिन्होंने बाजार को भी मात दे दी। लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वो है मेरे एसेट का हैंग सेंग टेक ETF फंड ऑफ फंड। इसने एक साल में 83.25% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। ये किसी भी हिसाब से एक असाधारण मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। दूसरे नंबर पे भी मेरे एसेट का ही दबदबा रहा, उनके NYSE FANG प्लस ETF फंड ऑफ फंड के साथ। इस फंड ने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों पे भरोसा जताया और 64.40% का शानदार रिटर्न हासिल किया। और टॉप 3 में जगह बनाई इन्वेस्को इंडिया के ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड ऑफ फंड ने। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसने दुनिया भर में लोगों की बदलती आदतों और खर्च करने के तरीकों पर दाव लगाया और 54.31% का दमदार रिटर्न कमाया। ये पूरी लिस्ट देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। चीन, ताइवान और अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर फोकस करने वाले फंड्स ने इस लिस्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल थीम्स ने इस साल इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाया। लेकिन बाजार की कहानी कभी एक तरफा नहीं होती। जहां कुछ फंड्स ने जबरदस्त मुनाफा कमाया, वहीं कुछ को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। तो चलिए अब कहानी के दूसरे यानी सिक्के के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। कहानी के ये दो छोर देखिए। एक तरफ बेस्ट परफॉर्मर ने 83% से ज्यादा का प्रॉफिट दिया, तो दूसरी तरफ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले फंड ने इन्वेस्टर्स के 19% से ज्यादा पैसे डुबो दिए। ये मार्केट के उतार चढ़ाव का एक जीता जागता सबूत है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बाजार की अस्थिरता, जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं, वो एक दोधारी तलवार की तरह है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं बड़ी गिरावट की कहानियां भी छिपी होती हैं। आइए अब उन फंड्स को देखते हैं जिन्हें इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है सैमको फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने लगभग 19.30% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक और बात जो यहां ध्यान खींचती है वो ये कि इस लिस्ट में क्वांट म्यूचुअल फंड की एक नहीं बल्कि कई स्कीम्स शामिल हैं। ये दिखाता है कि किसी एक फंड हाउस के लिए भी ये साल कितना मुश्किल साबित हो सकता है। तो इन सभी हैरान करने वाले आंकड़ों और कहानियों से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए इस पूरे विश्लेषण के जो मुख्य सबक हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शॉर्ट टर्म में बाजार कब क्या करेगा, इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। किसी एक खास थीम में पैसा लगाने से बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। और ये बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता।
और आखिर में सबसे पुराना और सुनहरा नियम, अपने निवेश को फैलाकर रखना यानी डाइवर्सिफिकेशन, आज भी उतना ही जरूरी है। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि ये जो पूरी बातचीत है ये सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। जैसा कि सोर्स आर्टिकल में भी साफ साफ कहा गया है, इसके आधार पर कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला, चाहे वो खरीदने का हो या बेचने का, नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ही सबसे सही रास्ता है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में इस तरह के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव की क्या अहमियत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर को शांति से सोचना चाहिए।